गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सो आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज व्हाट, एटम्स। ओके, तो काफी मजेदार और इजी चैप्टर है, काफी छोटा सा इतना सा चैप्टर है। ओके, ब्यूटीफुल भी है, तो मजा आने वाला है। सो उसमें मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्टली पॉइंट पर आ रहा हूँ कि सबसे पहले एटम्स के बारे में किसने बोला था। तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री में देखा होगा कि डाल्टन जी ने कुछ बोला हुआ था। वो भी हमारे लिए अभी मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर कहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है, थॉमसन जी के मॉडल से शुरू होता है। ओके, कि जे थॉमसन जी ने 1899 या उसके अराउंड में, 1890 के अराउंड में उन्होंने कुछ एटम के रिगार्डिंग कुछ प्रपोज्ड मॉडल दिया। प्रपोज्ड मॉडल ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है ना, उसको आप वाटरमेलन कंसीडर कर लो कि वाटरमेलन जैसा ही कुछ होता। अब वाटरमेलन आपने सभी ने देखा भी और खाया भी है। ओके, तो जब भी आप वाटरमेलन खाते हो तो अमूमन हम क्या करते हैं, तो जब भी वाटरमेलन हम खाते हैं तो अमूमन क्या करते हैं कि उसके अंदर से जो अलग ब्लैक सीड्स होते हैं उसको हम निकाल देते हैं। ओके, तो एटम से उसमें ये रेड रेड ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। ओके, तो मान लो कि ये रेड 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 ऐसा कुछ है, तो ये क्या है, तो ये जो भी रेड दिख रहा है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उन्होंने ये बोला ओके कि जो भी हम खाते हैं रेड कलर का वो क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें जो छोटे 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 सीड्स होते हैं उसके बाजू में कुछ रेगुलर इंटरवल, इरेगुलर इंटरवल पर, ओके, तो वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज। सो इट इज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। ओके, अब आप तो जानते ही हो, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ स्टडी किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, कि ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जैसे जो हम खाते हैं वाटरमेलन में रेड रेड उसकी तरह, और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रिक्स जैसे कुछ कुछ जगह पर है उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो ये उन्होंने बोला। अब ये बोलेंगे और मान लेंगे ऐसा तो नहीं, तो उन्होंने और क्या बताया कि जो भी ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इस तरीके से हुआ है ताकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जो अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर नेगेटिव आजू बाजू में वो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। ओके, तो ये उनका एग्जैक्ट मॉडल था कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट attractive and repulsive force will be balanced by each other। ऐसे अरेंजमेंट हुआ है। सो इट इज देयर प्रपोज्ड मॉडल कि ऐसे अरेंज यहाँ पर अरेंज हो गया ताकि ये एटम है वो क्या हो, स्टेबल, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, काफी इजी चीज है, इसमें कोई डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो इसकी कुछ और लिमिटेशंस बनी। उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इसमें स्टेबल रहेगा कब, जब वाटरमेलन में जैसे सीड्स अरेंज होते वैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज हो पॉजिटिव चार्ज के बाद में। पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, हर जगह पर है। तो अब लिमिटेशंस उनकी क्या थी, तो लिमिटेशंस तो देखो, पहली बात तो है कि स्टेबिलिटी। ओके, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे अरेंज है, तो देखो कि अगर थोड़ा सा भी एटम में वाइब्रेशन हो, पर्टर्बेशन, ओके, नहीं समझ में आएगा ये वर्ड पर्टर्बेशन, लेकिन आप ये समझो कि अगर एटम में थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि एक्सेलरेटिंग चार्ज क्रिएट या जनरेट, एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सेलरेटिंग चार्ज जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो ये उन्होंने प्रपोज किया कि ये उन्होंने प्रपोज किया था, उसके बाद में उनकी लिमिटेशन हमें ये मिली कि एक्सेलरेटिंग चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। सो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है अपने अंदर से, तो यहाँ पर एटम कैसे स्टेबल रह सकता है, जो उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का, वो रेगुलर नहीं मिलेगा, इरेगुलर मिलता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो नहीं समझा पाए, हाइड्रोजन और उसके दूसरे जो स्पेक्ट्रम बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, वो समझा नहीं पाया ये मॉडल। It is one of the limitations of Thomson's model। ओके, तो ये उसकी एक वन ऑफ द लिमिटेशंस हो गई। मतलब हम इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम
not explained properly. Okay, not explained properly by J.J. Thomson. ओके और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि अल्फा पार्टिकल का स्केटरिंग, लेकिन ये 15 साल 20 साल बाद पता चला कि उन्होंने जो भी रिसर्च किया है वो इतना सही नहीं है। किसने प्रूव किया है? रुदरफोर्ड जी ने किया। कैसे किया? तो उनके जो दो चेले थे गेगर एंड मार्टन, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग किया। तो अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग है वो भी ये समझा नहीं रहा था मॉडल, लेकिन ये 10-12 साल बाद पता चला। ओके, सो इट इज द लिमिटेशन ऑफ J.J. थॉमसन। ओके, सो इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका थियरी याद रखना है और लिमिटेशंस याद रखना है। सो नाउ अब यहां से इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है और वो क्या है? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उससे पहले भी उसका अच्छा टाइटल हम डाले, सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, या ऐसे भी लिख सकते हैं गीगर या गेगर। सो गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो इसका दूसरा टाइटल एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है एकेडमिक में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये दोनों साइंटिस्ट ने अपने गुरुजी के कहने पर किया। तो उनके गुरुजी कौन थे? रुदरफोर्ड। ओके, तो रुदरफोर्ड जी ने यहाँ पर उनको बोला कि भाई यहाँ पर कुछ रिसर्च की पॉसिबिलिटीज है, जो J.J. थॉमसन जी ने बोला वो सही नहीं लग रहा है उनको, मतलब उनको नहीं लग रहा था। तो उन्होंने अपने दो चेले को बोला कि भाई यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का अगर हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि डिफ्लेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा हम स्टडी कर सकते हैं, तो भाई करो ना। तो वो मान गए। डेफिनेटली टीचर की बात तो ये चेले मानेंगे ही मानेंगे। सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक लीड ब्लॉक कंसीडर किया। ओके, जिसके अंदर क्या किया, रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मथ रख दिया। क्या रखा? रेडियो एक्टिव सोर्स। ये रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मुथ इसके अंदर रख दिया। नाउ बिस्मुथ रख दिया है तो यहां पर क्या होगा कि वो बिस्मुथ है वो क्या है, वो अपने अंदर से क्या एमिट करता है? अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? इट इज नथिंग बट द डबली आयोनाइज्ड हीलियम। मतलब अगर हम हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो जो हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, दैट इज He2+। ओके, सो अल्फा पार्टिकल इसको ऐसे भी लिख सकते हो He2 तो रेडियोएक्टिव सोर्स है उसमें जहां जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, उसको एक बीम यहां पर रखा, कोलीमेटर जिसको बोलते हैं। ओके, उसमें से पास करवाया। इट इज व्हाट? कोलीमेटर। तो क्या करेगा, इसको फिक्स्ड एक स्पेस देगा, रूम देगा जहां से पास हो सके, खिड़की जैसा काम करेगा। खिड़की ओपन करेंगे तो हवा आएगी वरना नहीं आएगी। ऐसे इतना ओपन किया है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल जाएंगे उधर पूरे सोर्स से आर पार हो रहे। और उसके आगे रखा, केमिस्ट्री में आप सभी देख चुके हो, डेफिनेटली देख चुके हो, थीन गोल्ड फॉइल। क्या रखा? गोल्ड फॉइल रखा, थीन गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस है वो कितनी थी? 2 × 10⁻⁻7 मीटर। काफी थीन गोल्ड फॉइल रखा। ओके, और उसके बाजू में यहां पर एक रख दिया रोटेटेबल डिटेक्टर, ZNS स्क्रीन। इसको हम क्या बोलेंगे? ZNS स्क्रीन। और उसके अराउंड में मान लो कि अल्फा पार्टिकल का अभी पार्ट हम बताने वाले हैं कि यहां पर ZNS स्क्रीन पर एक मूवेबल डिटेक्टर रख दिया, कोई भी जगह पर रख सकते हो। ओके, डिटेक्टर। सो डिटेक्टर और माइक्रोस्कोप लगा दो डिटेक्टर के तौर पर। सो अब क्या स्टडी किया उन्होंने? तो उन्होंने स्टडी किया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं और कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं। ओके, इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो कोई इतना हार्ड चीज नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सिर्फ गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया? ये ऐसी चीजें आपको यहाँ पर सोचनी है। तो गोल्ड फॉइल यूज करने का पर्पज क्या है? तो आप जानते हो कि उसको हम थीन टू थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड को। ओके, सो वो उसको काफी थीन शीट में कन्वर्ट करना इजी रहता है, इसलिए उन्होंने क्या यूज किया? गोल्ड फॉइल यूज किया। अब इसमें जब ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बाद में लिख लेंगे,
ये चलो अभी सिर्फ बोल देते डिटेक्टर, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। सो उन्होंने अब मेजर किया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विथ स्कैटरिंग एंगल थीटा, ये मेजर किया। ओके, तो इसमें मान लो कि 1 लाख अल्फा पार्टिकल भेजे। ओके, 1 लाख या 10 लाख, चलो 10 लाख भेजे। ओके, सो 10 लाख अल्फा पार्टिकल भेजे तो उसमें से ऑलमोस्ट 9 लाख 9.5 लाख वो तो अनडिफ्लेक्टेड रह रहे थे। मान लो कि ये 10⁷ जितने, ये 10⁷ मतलब तो 1 करोड़ हो जाएगा। सो 10⁷, 10⁶, 10⁵, 10⁴, 10�3, 10�2 और मान लो कि ये 10। अब स्कैटरिंग एंगल मैंने बोला ये 0, ये 20, ये 40, ये 60, 80, 100, 120, 140, 160 और ये 180। तो डिफरेंट एंगल्स पर थियरिटिकल और प्रैक्टिकल मेजरमेंट लिए। लाइक उनके पास ऐसा कुछ डेटा था थियरिटिकल, ओके, कि थियरिटिकल ऐसा कुछ वेरिएशन होता है। जब भी हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फील्ड में से पास करवाते तो किसी ने थियरी प्रपोज की होगी या उनकी ही थियरी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि थियरिटिकली देखा कि ऐसे कुछ कर्व मिलना चाहिए वेरिएशन का ना। तो अब प्रैक्टिकली मेजर किया कि अगर एंगल है वो काफी कम है तो कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 10⁶ या फिर 7 के अराउंड में मिल रहे हैं। नाउ अगर एंगल है वो और थोड़ा बढ़ेगा तो यहाँ पर ये रीडिंग मिल रहा है। तो सारे रीडिंग ऑब्जर्व किए उन्होंने, बहुत ही शिद्दत से ऑब्जर्व किए ये सारे रीडिंग। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल से ना वो सीधा का सीधा चले जाते हैं। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ही होते हैं जो यहां पर ये ज्यादा एंगल पर स्कैटर्ड होते हैं। ओके, मतलब कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल हम यहां से बोल सकते हैं कि देखो आप स्कैटरिंग एंगल कितना है, 0 से 20 या 10 के अराउंड है। तो अगर 10 के अराउंड स्कैटरिंग एंगल है मतलब ये बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल उसका स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है। ओके, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहे हैं। इट इज देयर फर्स्ट कंक्लूजन। ओके, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल डज नॉट डेविएट, इट इज देयर फर्स्ट कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है? तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ, ये लिखना है ना आप फक जाओगे, अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, इट इज फर्स्ट कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि आउट ऑफ 8000, आउट ऑफ 1 in 8000, 1 in 8000 scattered at more than 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर्ड कितने पार्टिकल का होता था कि अगर मैं 8000 में नहीं, वो अगर उन्होंने 8000 पार्टिकल इस पर इंसिडेंट करवाए तो उसमें से मोर देन 90 डिग्री पर 1 पार्टिकल सिर्फ डिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब 90 से ज्यादा, मतलब यहां पर सिर्फ 1 पार्टिकल हो रहा था। अभी हम बात करें करोड़ या 10 लाख या करोड़ की, तो उसमें तो डेफिनेटली क्या होगा, 100-200 तो मिल ही जाएंगे या 300। सो ये बात हुई। ओके, सो इट इज देयर सेकंड पॉइंट कि ऑलमोस्ट पार्टिकल्स तो क्या हो रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा कि अगर हम बात करें कि काउंटिंग की, तो ये काउंटिंग कैसे होता है? तो ये देखो ZNS स्क्रीन रखी हुई है, वो क्या करता है कि जब भी इस पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो वहां पर सिंटिलेशन होता है, मतलब छोटी सी लाइट होती है। जैसे आप मोबाइल को चार्जिंग में रखते हो तो क्या होता है, मोबाइल को चार्जिंग में रखोगे तो कोई एक जगह पर क्या होगा, छोटी सी लाइट होगी। तो ऐसी ही लाइट यहां पर होती है। ओके, सो इट इज व्हाट कि यहां से वो डिटेक्ट कर लेते हैं, डिटेक्टर से माइक्रोस्कोप रखा होता है। नाउ अब अगर हम देखें तो थर्ड उनका कंक्लूजन क्या था कि बहुत ही रेयर केस में अल्फा पार्टिकल है ना वापिस आ रहे थे, जिस डायरेक्शन में भेजा है उसी डायरेक्शन में। ओके, रेयर केस अल्फा पार्टिकल scattered at 180 degree, it's their third observation। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था। ओके, रेयर केस में अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री में स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो यहां से डेफिनेटली जो भी ऑब्जर्वेशन निकला वहां से कंक्लूजन भी अब बनाना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या बनाया उन्होंने कंक्लूजन क्या बोला कि एक तो कि पूरा जो एटम होता है वो खाली होगा ऑलमोस्ट। पहला वो कंक्लूजन बनाया कि उसका जो सारा का सारा मास है वो कहां पर कंसंट्रेटेड होगा,
न्यूक्लियस पर होगा। तो ये पहला कंक्लूजन था। ओके, और दूसरा कंक्लूजन क्या होगा कि आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अल्फा पार्टिकल मतलब व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। अब एटम खाली होगा, उस पर सारा का सारा चार्ज कहां पर कंसंट्रेट होगा, उसके सेंटर पर, न्यूक्लियस पर होगा। जो जहां पर सेंटर पर ये मास कंसंट्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो अब न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग होता है, उसका रीजन क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा। सो हियर इट इज व्हाट कंक्लूजन कि almost most of the mass is concentrated at the nucleus, or positive charge is also concentrated at nucleus, and electron is revolving around that positive charge. So here it is what conclusion of alpha particle scattering experiment. ओके, जो रुदरफोर्ड जी ने सजेस्ट किया, वहां से उन सब ने मिलकर क्या किया, ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाला। तो अब थोड़ा इसी को हम आगे बढ़ाएं। तो देखो, कोई रिसर्च ऐसे वैसे नहीं हो जाता है, काफी साइंटिस्ट सही थियरी करते, गलत थियरी करते, फिर आगे ऐसे ऐसे चलते जाते, हर एक लूप एंड फॉल्स कंसीडर करके फिर रिसर्च होता है। ओके, सो नाउ अब हम बात करें अगर, तो कि लाइक मान लो कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, एटम है पूरा ये, उसमें ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल को मैं है ना यहाँ से भेज रहा हूं, तो अगर अल्फा पार्टिकल काफी दूरी पर है न्यूक्लियस, तो क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये थोड़ा बहुत है ना, ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होने वाला है। मान लो कि ये मैंने बोल दिया कि कौन सा अल्फा पार्टिकल है, ए पोजीशन पर अल्फा पार्टिकल है। नाउ काफी इजी चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर थोड़ा नजदीक होगा तो और ज्यादा उसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, जो भी हम ग्राफ में बता रहे थे भाई। और ज्यादा नजदीक हुआ तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, बी ये। सिमिलरली नीचे की साइड से कंसीडर करो, बहुत नजदीक है तो डिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा, और थोड़ा अगर दूर है तो थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, और दूर है तो बहुत कम डिफ्लेक्शन होगा। सो यही हम समझा रहे हैं कि न्यूक्लियस पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, तो जितना उससे नजदीक जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स चैप्टर 1 आप सभी ने स्टडी किया हुआ है, K Q1 Q2 by R², ये फोर्स है, वो यहाँ पर डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा लगेगा रिपल्सिव फोर्स, तो वहां से ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से अब हमें क्या स्टडी करना है कि ये स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, कैसे मिलेगा, या स्कैटरिंग एंगल के बेस्ड कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड है स्कैटरिंग एंगल, तो दो चीजों पर डिपेंड, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और दूसरा है इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये कोई इतना हार्ड चीज तो है नहीं डेफिनेटली। नाउ फर्स्ट चीज है आपके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि मान लो कि ये न्यूक्लियस है पूरा, ऐसे मैंने बोल दिया कि ये न्यूक्लियस है। अब आप ये तो भली बात ही जानते हो कि न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल में यहां से भेज रहा हूं, तो क्या अल्फा पार्टिकल पर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, तो अगर मैं बोल दूं तो कितना होगा, +2। न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना, हम बोल देंगे +ZE। ऐसा जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाला न्यूक्लियस हो, गोल्ड न्यूक्लियस है तो 79 इलेक्ट्रॉन हो गए पॉजिटिव। ओके, इस पे अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन हो गए। सो अब अगर ये अल्फा पार्टिकल कुछ स्पीड से जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा कि ये तो अभी से रिपल्सन करने लगा, अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अल्फा पार्टिकल अगर इसके नजदीक जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो देखो मैंने अभी बोला कि रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होता है, F = K Q1 Q2 by R², मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस छोटा होगा उतना रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो देखो बच्चों कि ये जैसे जैसे नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल इसको छूने जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि इसका रिपल्सिव फोर्स बहुत ही ज्यादा है। और ये रुक गया, मान लो कि अल्फा पार्टिकल सिर्फ यहां तक पहुंचा, तो जो मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचा है न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल, उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं क्या बोल रहा हूं, काफी सिंपल सी चीज बोली कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को कोई न्यूक्लियस की साइड थ्रो कर रहे हैं,
बॉम्बार्ड कर रहे हैं, तो वो मिनिमम टू मिनिमम न्यूक्लियस के नजदीक कितना जा सकता है, उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब टेक्निकली भी समझे, तो टेक्निकली मान लो कि अल्फा पार्टिकल के पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने बोल दिया K1। अब जब ये यहां पर पहुंचेगा, ये मान लो कि P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये O है, जब ये Q पॉइंट पर पहुंचेगा, हमने बोला कि ये रुक जाता है, तो रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, डेफिनेटली आप समझ गए हो, इट इज होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस पॉइंट पर न्यूक्लियस के बाजू में, जिस पॉइंट पर जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस होगा ना उस पॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, डोंट वरी, आप वरना कंफ्यूज हो जाने वाले हो, मुझे मालूम है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब व्हाट, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस at which whole kinetic energy of alpha particle converted into minimum distance from the nucleus at which whole kinetic energy of alpha particles converted into potential energy, that is considered as distance of closest approach, कि कितना नजदीक से नजदीक ये अल्फा पार्टिकल जा सकता है न्यूक्लियस के बाजू में। सो देखो, कोई इतना हार्ड चीज तो है नहीं, काफी सिंपल लॉजिक लगाना है, और चैप्टर 1 और 2 में आपने स्टडी भी किया है फोर्स का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का। सो लेट अस सी कि मैंने बोला कि अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2/R, देखा ही होगा हमारे यहाँ, मतलब कि फिजिक्स में बोल रहा हूं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने कहां पर देखा, चैप्टर नंबर 2 में देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। ओके, सो अब अगर मैं कंसिडर करूं यहाँ पर कि Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2e, और Q2 मतलब इसका चार्ज प्लस ZE। अब ऐसा जरूर नहीं कि हर बार गोल्ड न्यूक्लियस ही दे दे, सिल्वर भी देते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, बाय R, जो R मतलब व्हाट, R नोड। ओके, कि कौन से डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से कौन से डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है पूरा काइनेटिक एनर्जी। सो लेट अस सी, वी वांट टू फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच R नोड, दैट इज K2k ZE² बाय हाफ mv²। इसको आप काइनेटिक एनर्जी पे लिख सकते हो K। So it's the formula to find out distance of closest approach. That's it. Okay. So it's your required formula. तो ये हमने अभी डिस्कस किया हो, किसका किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें स्टडी करना है, और वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। दूसरी चीज क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तो अब हम देखें, तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ओके, और यहां पर ये अल्फा पार्टिकल है। अब मैंने बोला कि अल्फा पार्टिकल है वो इस न्यूक्लियस से, यहां से नहीं, यहां से पास होना चाहते हैं। ये पहली वाली पोजीशन है, दूसरी वाली पोजीशन, तो हमने क्या बोलेंगे कि ये इससे थोड़ा दूर है, तो डेफिनेटली थोड़ा उसका स्कैटरिंग होगा। अगर मैं बोलूं कि यहां से पास होना चाहता है, तो बहुत ही कम स्कैटरिंग होगा। तो आप देखो कि जो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, कि वेलोसिटी वेक्टर मतलब अल्फा पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसका न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। अल्फा पार्टिकल मान लो आप ये कंसीडर कर रहे हो, थर्ड वन, उसका वेलोसिटी वेक्टर मतलब ये सीधा जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या बना, सीधा। उसका न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, सो ऊपर से गया है, लेकिन देसी भाषा में समझो ना, कि मान लो ये 5 माइक्रोमीटर डिस्टेंस है,
मान लो ये 10 माइक्रोमीटर डिस्टेंस है पूरा थर्ड का ये कितना है 10 माइक्रोमीटर डिस्टेंस। तो सेकंड अल्फा पार्टिकल के लिए कितना इंपैक्ट पैरामीटर 5 माइक्रोमीटर। अब आप समझ गए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, न्यूक्लियस से। ऐसे नहीं मेजर करते ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज ऐसे मेजर करते हैं। सो अगेन थर्ड पार्टिकल की बात करो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर। अब इजी है। सो लेट अस सी, मैं उसकी डेफिनेशन लिखूं इंपैक्ट पैरामीटर की। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस of velocity vector of alpha particle and nucleus is called impact parameter B. So इम्पैक्ट पैरामीटर इसको बी बोलेंगे। दैट्स इट। ओके, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन हमें करना नहीं है कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी का फॉर्मूला क्या है, के जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाय 2 बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इम्पैक्ट पैरामीटर वेयर के स्टैंड्स फॉर व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। सो के कूलम्स कांस्टेंट है, बी केयरफुल, सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर कोट थीटा बाय 2 बाय हाफ एम वी स्क्वायर। सो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर थीटा मिल जाएगा। और एक चीज कि लाइक हमने ये देखा आर नॉट दैट इज व्हाट, तो यहाँ पर देखा 2k जेड स्क्वायर, अगेन के इज व्हाट कूलम्स कांस्टेंट, और यहाँ पर जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं कंसीडर करूं गोल्ड न्यूक्लियस को हम कितनी एनर्जी से भेज रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर गोल्ड न्यूक्लियस में बोल दिया कि 5.5 मिलियन। गोल्ड न्यूक्लियस के लिए हाफ एम वी स्क्वायर कितना है, मैंने बोला 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अगर मैं इसमें सारे डेटा रखूं, के की वैल्यू कांस्टेंट मतलब कितना 9 × 10⁻⁹, चलो रख ही देता हूं आपको पता चले। 2 के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, जेड गोल्ड के लिए जेड 79 होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको एसआई यूनिट में हम कन्वर्ट करें, सो 5.5 × 1.6 × 10⁻⁻13 जूल, मिलियन मतलब 10⁻⁶, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। सो फाइनली आएगा। सो इसका रेडियस हमें कितना मिलता है मालूम है, 41.3 फर्मी। सो ये न्यूक्लियस के रेडियस से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब न्यूक्लियस की रेडियस अराउंड फर्मी होती है। 1 फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो न्यूक्लियस की रेडियस उसके अराउंड होती है, और ये 41.3 है, मतलब ये डिस्टेंस है, और डेफिनेटली न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, न्यूक्लियस से थोड़ा क्या होगा, बाहर रहने वाला है, थोड़ा कुछ डिस्टेंस पर रहने वाला है। ओके, सो यहां से ये थियरी हम मान भी सकते हैं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस जितना मिला, अगर न्यूक्लियस की साइज से कम मिला होता तो हम बोल देते ये थियरी गलत है। ओके, सो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं जब भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो कि वो कितना डिस्टेंस तक जाने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। अब हमने जो भी डिस्कस किया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ओके, तो मैंने थियरी देखो, मैं थियरी यहाँ पर ऐसे लिखना नहीं चाहता हूँ एटॉमिक मॉडल का, मैंने जो भी कंक्लूजन बोला वो लो उसका मॉडल बन गया। अब उसका लिमिटेशन क्या बनता है, तो लिमिटेशन देखोगे तो ये पहले आपको नोट डाउन करना होगा अपनी नोट्स में। सो नाउ लिमिटेशन, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, सो प्लीज नोट डाउन। ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या है, तो आप थोड़ा सोचो कि उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड में घूमता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में तो वो तो एक्सीलरेट मोशन होती है, हाँ या ना। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल, तो उसमें फर्स्ट लिमिटेशन कि हम बोल रहे हैं उसका मॉडल क्या कहता है रदरफोर्ड जी का, कि एटम पूरा खाली है, ऑलमोस्ट मास है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये उनका मॉडल है। नाउ
अगर इलेक्ट्रॉन इसमें सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लो कि इस पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी v बोली, मान लो कि कांस्टेंट स्पीड है, तो यहां पर स्पीड v, लेकिन आप इसका एक्सेलरेशन बोलोगे तो चेंज हो जाएगा, मतलब ये एक्सेलरेशन कुछ हमें मिलने वाला है बच्चों, हाँ या ना? ओके, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होने से कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पर स्पीड की, या बोलो या अभी वेलोसिटी की बोलो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। अब अगर यहाँ पर ये गोल गोल घूम रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे तो एमिट होगे नहीं, कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ना। वो खर्चा किसके फॉर्म में होता है? उसकी एनर्जी के फॉर्म में। मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी है वो खर्च हो रही है। हम मैं यहाँ से चलूंगा तो मेरी एनर्जी कुछ खर्च होगी ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर गोल 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 घूम रहा है, जैसे मैं भी आपको घुमा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो उसकी एनर्जी खर्च होगी, तो ये जो शेप है वो सर्कुलर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी अगर कम हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो धीरे 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 क्या होगा, वो एक ऐसा वक्त आएगा जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन तो उसका शेप कैसा बन जाना चाहिए, स्पाइरल से। सो ये स्टेबिलिटी अगेन नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में स्टेबल क्यों रहता है। तो जो कोई भी मॉडल आप एक चीज लिख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ओके, ये हर एक में कॉमन है ऑलमोस्ट, अब तक हमने देखा थॉमसन जी में भी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम अगेन क्वेश्चन मार्क। तो स्टेबल कैसे रह पाएगा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में, ये नहीं समझा पाए। दूसरा कि अगर हम स्पेक्ट्रम देखें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके, तो जो उसमें स्पेक्ट्रल लाइन से उसका भी कुछ ये प्रॉपर्ली नहीं समझा पाए कि उस स्पेक्ट्रल लाइन से उसका अरेंजमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं समझा पाए कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। ओके, एक्चुअली हाइड्रोजन में कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन है उसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। सो इट इज वंस अगेन लिमिटेड कि स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या है कि देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन में, तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर आपको क्या होगा, लाइन दिखेगी फ्रीक्वेंसी की, तो वो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर्टिकुलर प्लेस पर हम लोकेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट स्पेक्ट्रम। ये पूरा का पूरा एक सीरीज हम दिखा रहे हैं या काफी सीरीज। तो ये उन्होंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं, हाइड्रोजन के लिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। सो इट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, सो नाउ अब हम इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे अभी कि न्यूमेरिकल क्या है। तो एनसीईआरटी के अभी क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 2 एंड नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद का एनसीईआरटी का। अभी बोले तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा 1, लेकिन एसएलआर के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2। इन अ गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब आपको आर नॉट फाइंड करना टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कमिंग टू मोमेंटरी टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो आपको 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बोला है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है, हाउ मच, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो देखो, और कौन सा न्यूक्लियस दिया था, गोल्ड न्यूक्लियस दिया था शायद। ओके, गीगर मार्सडेन बोला है तो उन्होंने तो गोल्ड न्यूक्लियस लिया है गीगर मार्सडेन जी ने। सो गोल्ड न्यूक्लियस के लिए Z होता है 79, लेकिन पहले हम इसका करें, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1 मिलियन Z इज 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी लास्ट टाइम में पूरे स्टेप कर रहा हूं आपके लिए। सो 7.7 इंटू 10⁶, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19। सो फाइनली इट्स हाउ मच, 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -13 जूल। ये अब किस में हो गया, जूल में हो गया। ओके, नाउ अब ये गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का बेसिक फॉर्मूला लगाओ। आप कभी आर नॉट डायरेक्टली याद मत रखो, एक ही स्टेप लगता है वहां पर पहुंचने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के Q1। अभी आपके लिए पूरे स्टेप कर रहा हूं, Q1 Q2 by R नॉट। सो के Q1 दैट इज व्हाट, अल्फा पार्टिकल को भेज रहे हैं, सो Q1 दैट इज +2E। किसके साथ वो टकराने जा रहा है, गोल्ड न्यूक्लियस के साथ, सो दैट इज +79E, उसका चार्ज ये होगा। सो 2E into 79E by R नॉट, और K stands for Coulomb's constant। तो काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूज मत होना। सो ये काइनेटिक एनर्जी KE। सो R नॉट हमें मिलेगा K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, 2 इलेक्ट्रॉन into इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10 to the power -19, उसका स्क्वायर into 79 वोल्ट डिवाइड बाय K काइनेटिक एनर्जी 7.7 into 1.6 into 10 to the power -30। सो यहाँ से आपको आंसर मिल गया। कितना मिल रहा है, लेट अस सी। कि आर नॉट मिला आपको 29.5 into 10 to the power -15। इट्स योर आंसर 29.5 into 10 to the power -15। आप ऑलवेज ये ध्यान रखना कि जब भी ये 10 to -15 से कम, मतलब 10 to the power -16 भी आ गया ना, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज ही कितनी होती है, 10 to the power -15 होती है। सो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बहुत काम आएगा। कभी कभी ये पावर में गलती हो जाए ना, तो पता चल जाएगा आपको। ओके नाउ अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन अब देखने वाले हैं, और वो है एनसीईआरटी का नहीं है, एसएल में है, एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल 4 क्या कहता है, एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 into 10 to the power 6 वोल्ट। अल्फा पार्टिकल जब ये 2 into 10 to the power 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से पास हो गए, सिल्वर फॉइल, तो आपको बोल दिया है सिल्वर। तो अब आगे बढ़े, तो सिल्वर के लिए पहले तो एटॉमिक नंबर कितना होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, Z is equal to 47। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फॉइल। तो मान लो कि ये सिल्वर फॉइल है Ag, और अल्फा पार्टिकल यहाँ पर, जब ये इस पर गिरने वाले हैं, जाने वाले हैं, मतलब तब उसके काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल Q इंटू V। अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला W by Q, W इज इक्वल टू Q इंटू V, और वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर हम जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल डेल्टा K, सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज Q इंटू V। सो Q, अब आप एक और चीज देखो, Q किसका चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल का डेफिनेटली होगा, कंफ्यूज मत होना। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E इंटू पोटेंशियल 2 into 10 to the power 6, so 2 to the 4 into 1.6 into 10 to the power -19 into 10 to the power 6, so it's 6.4 into 10 to the power -13 joule। It's your kinetic energy K। okay, so ये kinetic energy मिल गई, फर्स्ट बिट हमने कंप्लीट किया। नाउ 42nd बिट, the kinetic energy of alpha particle at a distance of 5 into 10 to the power -14 meter from the nucleus। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए तो मैंने करवाया है कि इसके न्यूक्लियस से 5 into 10 to the power -14 मीटर into 10 to the power -14 मीटर की दूरी पर, मतलब मान लो कि ये पॉइंट P है, वहां पर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो भी एनर्जी होगी, अब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं बोला है, पहली बात ये आपको नहीं बोला है कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच डिस्टेंस है। ओके, आपको ये बोला है कि इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो इसको थोड़ा टेढ़ा पूछ से पकड़ना होगा। ओके, तो थोड़ा सोचो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी होगी पॉइंट Q पर, वही यहां पर होगी टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इनिशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी K1 है, तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इस डिस्टेंस पर, यहाँ पर पहले डिस्टेंस नहीं दिया है, तो K2 प्लस क्या होगा U2। नहीं समझे, मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों, कि अगर ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच वाला पॉइंट नहीं है, उसके थोड़ा आगे वाला है, तो उसके पास दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है। बी केयरफुल, ओके, बहुत कंफ्यूज करने वाला है आपको। सो क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी इनिशियल, जो उसके पास टोटल 100 जूल एनर्जी, तो वो 20 जूल पोटेंशियल में जाएगी, 80 जूल अगेन काइनेटिक में जाएगी।
ऐसा कुछ होगा उनका सेटलमेंट। सो काइनेटिक एनर्जी K1 मुझे मिल गया, तो वो मैं रख दूंगा इज इक्वल टू K2 मुझे फाइंड करना, लेकिन U2 क्या होगा, तो U2 होगा K Q1 Q2 बाय R डिस्टेंस ये होगा। सो K1 इज इक्वल टू K2 प्लस K 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 अल्फा पार्टिकल का 2e, Q2 ये है ना पोटेंशियल सेपरेटली फाइंड करना अच्छा रहता है, इतना झमेला साथ में क्यों ले जाओ। सो पोटेंशियल एनर्जी U2 दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ 2e इंटू 47e बाय R 5 इंटू 10⁻⁻⁴। सो बच्चों अब इसका मुझे कितना आंसर मिल रहा है मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि अब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिली 4.3 इंटू 10⁻⁻13। इट इज हाउ मच 4.3 इंटू 10⁻⁻13। सो अब मैं यहां से जा सकता हूं इक्वेशन 1 से, इसकी भी अभी कोई जरूरत नहीं थी। नाउ U2 का फॉर्मूला सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए लिख देता हूं। सो बच्चों मैं अब क्या कर सकता हूं, मुझे K2 फाइंड करना है। नाउ K2 इज इक्वल टू K1 माइनस U2। सो K1 6.4 माइनस U2 4.3, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, सो कॉमन निकाल दिया। सो इट्स हाउ मच, इट्स 2.1 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इट्स योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना कभी भी। सो ये हमें मिल गया K2। तो देखो बच्चों न्यूमेरिकल कभी हार्ड नहीं, इसमें एक और बीट बाकी है, लेकिन मैं पानी पी लूं। थर्ड बीट है वो काफी इजी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ सिल्वर टू विच अल्फा पार्टिकल रीच। ये अल्फा पार्टिकल रीच करे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब कि आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 फाइंड करना है। तो R0 का फॉर्मूला क्या बनता है, K2E वाला फॉर्मूला है, लेकिन आप डायरेक्टली डिराइव करो तो भी चलेगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R0। सो R0 इज इक्वल टू K दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 मतलब 2e, Q2 मतलब 47e, सिल्वर फॉइल के लिए जा रहे हैं, और K1 हमें मिल गया 6.4। यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज किसकी कंसीडर करते हैं, जब भी हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच के लिए जाए तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर कंसीडर करते हैं, जब अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया है उस वक्त की कंसीडर करते हैं। यहां पर पहुंचा है बीच वाला, वो कंसीडर मत करना। ओके, सो यहां से आपको आंसर मिल ही जाएगा, डेटा रख दोगे, सारा सोल्व करोगे तो 3.4 इंटू 10⁻⁻14 इट्स योर आंसर। ओके मीटर। सो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा उससे आगे है, 5 इंटू 10⁻⁻14। ओके, सो दैट्स इट। तो बस यहाँ पर इससे कोई फंडामेंटल क्वेश्चन दूसरे नहीं है, सारे ऐसे ही है। सो प्रैक्टिस करते रहो अगेन इन अगेन। इसके अलावा PFP वाले भी क्वेश्चन करो, कॉम्पिटिटिव सीट में भी जो मैंने आपको दी है वो भी करो। ओके, थैंक यू।